नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे आयन विनिमय और आयन विनिमय में कुछ पढ़ भी लिया था। ठीक है। आज जो है जो टॉपिक है वो धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्व की प्राप्यता निम्न बातों पर निर्भर करती है कि कब पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो पहला है धनायन संतृप्त। क्या है? धनायन संतृप्त। देखो, मृदा की कैल्शियम संतृप्त प्रतिशतता अधिक होती है तो इसका विस्थापन आसानी व शीघ्रता से शीघ्रता से होता है। ठीक है। अगर आपकी मृदा किससे संतृप्त है? संतृप्त का मतलब है कि बेटा कोलाइड पे क्या मिलेगा आपके? कैल्शियम। अगर कैल्शियम से संतृप्त है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, तो इसका विस्थापन है वो क्या होता है? आसानी से होता है। और क्या होता है? शीघ्र। शीघ्र का मतलब जल्दी होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सगुणित आयनों का प्रभाव। किसका प्रभाव? सगुणित। एक धनायन के पास जो दूसरे धनायन सगुणित होते हैं वे पौधों के लिए पोषक तत्व की प्राप्यता को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ठीक है। जैसे कैल्शियम के आधिक्य से पोटेशियम की प्राप्यता क्या हो जाती है? कम। अगर कैल्शियम की अधिकता है तो पोटेशियम की प्राप्यता क्या होगी? कम होगी। इसी प्रकार अगर देखें पोटेशियम की अधिकता है तो मैग्नीशियम की प्राप्यता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। कैल्शियम की अधिकता है तो किसकी? पोटेशियम की। पोटेशियम की अधिकता है तो किसकी कमी हो जाएगी? मैग्नीशियम की। किसकी प्राप्यता कम हो जाएगी? मैग्नीशियम की। फिर है कोलाइड के प्रकार। देखो, विभिन्न कोलाइड की विशेष धनायनों को धारण करने की शक्ति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। अलग अलग कोलाइडों की धनायन धारण करने की शक्ति क्या होती है? अलग अलग। जैसे मोंट मेरिनोलाइट से कैल्शियम प्राप्त करने के लिए उसमें चूना मिलाकर कम से कम उसकी प्रतिशत बेस संतृप्तता 70 कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब एक नाम आया है यहाँ, प्रतिशत बेस संतृप्तता। प्रतिशत बेस संतृप्तता का मतलब क्या है? कि जो कुल धनायन विनिमय क्षमता है, कुल जो सीईसी है उसका सीईसी है उसका कितना प्रतिशत उस पर बेस, या बेस का मतलब है क्षार अधिशोषित है। क्या है? क्षार। ठीक है। टोटल जो धनायन विनिमय क्षमता है, ठीक है, उन उसका कितना प्रतिशत क्षारों ने क्या कर रखा है? अधिशोषण कर रखा है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिशत बेस संतृप्त। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, ये कोलाइड है, इस कोलाइड पे हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है। टोटल कितने? 4। ठीक है। 4 का कितना प्रतिशत है? धनायन विनिमय क्षमता कितनी होगी? 4। 4 का कितना प्रतिशत बेसों ने अधिशोषित कर रखा है? कितना? 1 2 3। तो कितने हो गए? 3/4 गुणा 100। यही हो गया। ठीक है। प्रतिशत निकालेंगे तो इसका मतलब है कि कितना प्रतिशत है जो धनायन विनिमय क्षमता उसका कितना प्रतिशत है क्षारों ने अधिशोषित कर रखा है, उसको हम क्या कहेंगे? धनायन विनिमय नहीं, बेस संतृप्त प्रतिशतता। ठीक है। देखो, अगर आपको मोंट मेरिनोलाइट से कैल्शियम प्राप्त करना है तो उसमें क्या मिलाओगे? चूना। और चूना कैसा होता है? क्षारीय। कैसा है? क्षारीय। वो क्या करेगा? कम से कम उसकी प्रतिशत बेस संतृप्तता है वो क्या कर देगा? 70%। इतना मिलाएंगे कि कितना कर दे? 70% कर दे। दूसरी ओर केओलिनाइट इससे कम प्रतिशत बेस संतृप्त पर कैल्शियम को स्वतंत्र क्या करे? देता है। अगर केओलिनाइट है तो इससे कम भी प्रतिशत बेस संतृप्तता होती है तो उस पर भी कैल्शियम को क्या कर देता है? स्वतंत्र का मतलब अपने ऊपर से दूर कर देता है। अधिशोषितता वहां से क्या कर देगा? हटा देगा। और वो कहाँ चला जाएगा? मृदा विलीन। कहाँ चला जाता है? मृदा विलीन। फिर है धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता में संबंध क्या है, या धनायन विनिमय और मृदा उर्वरता। ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण के पश्चात, किसके पश्चात? प्रकाश संश्लेषण के पश्चात धनायन विनिमय क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये पौधों को क्या देती है? पोषक तत्व। क्या देगी? पोषक तत्व। मृदा उर्वरता का एकमात्र सर्वोत्तम सूचक मृदा की क्या होती है? धनायन विनिमय क्षमता। क्या होती है? धनायन विनिमय। किसी मृदा के विनिमय वस्तुओं की प्रकार और मात्रा का मृदा के सामान्य गुणों पर क्या पड़ेगा? सीधा प्रभाव। ठीक है। किस प्रकार का
किसी मृदा के विनिमय भस्मों की प्रकार, विनिमय भस्मों का प्रकार, किस प्रकार का आपका भस्म है, ठीक है, उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, मृदा के सामान्य गुणों पे। जैसे सोडियम है तो सोडियम होगा तो कैसी बनाएगा मृदा को, क्षारीय बनाएगा ना। अगर हाइड्रोजन आयन है तो कैसी बनाएगा, अम्लीय। तो गुणों पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है ना। फिर है उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं संतोषजनक भौतिक और पोषक स्थिति में होती है। फिर आगे हम बात करते हैं बेटा, उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त वाली मृदाएं संतोषजनक भौतिक और पोषक स्थिति में होती है। उच्च कैल्शियम बेस संतृप्त, उच्च का मतलब जिनमें कैल्शियम की मात्रा क्या है, ज्यादा, ठीक है, वे मृदाएं कैसी होती हैं, संतोषजनक भौतिक और पोषक स्थिति में होती है। भौतिक दशा उनकी अच्छी होती है और पोषक देने की क्षमता भी क्या होती है, अच्छी होती है, या कह सकते हो उसमें पोषक तत्व क्या होंगे, अच्छे। फिर कैल्शियम प्रदान मृदाएं सैरंध्री और दानेदार संरचना की होती हैं। कैसी होती हैं, सैरंध्री और दानेदार संरचना की। फिर कैल्शियम प्रदान कले में वातन और जल निकास अच्छा होता है। वातन का मतलब क्या है, वायु संचार अच्छा होगा। दूसरा, जल निकास भी क्या होगा, अच्छा, जिसके कारण अधिक कले अंश के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव क्या हो जाते हैं, कम। जिसके कारण क्या होगा, अधिक कले अंश के कारण होने वाले जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनमें क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी। फिर है बेस असंतृप्त मृदाओं में विनिमय हाइड्रोजन तथा एल्यूमिनियम के कारण अधिक अम्लता होती है। अगर बेस असंतृप्त मृदा है, असंतृप्त का मतलब बेसों से जो संतृप्त नहीं है, उसमें विनिमय हाइड्रोजन तथा एल्यूमिनियम के कारण क्या होगी, अधिक अम्लता होगी। क्या होगी, अधिक। लेकिन जब बेस असंतृप्त की प्रतिशतता 30 से अधिक होती है, कितनी होती है, 30 से अधिक, ठीक है, कहने का मतलब 30% है। 30% का मतलब है 100 क्या थी, 100% का 30% क्या है, बेस है, ठीक है। अब ये 30% से भी बेस क्या हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं। तो इन मृदाओं में पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मृदा क्या होने लगती है, अम्लीय होने लगी। क्या होने लगी, अम्लीय। ऐसी स्थितियों में चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे हम, चूने का। और अम्लीय मृदाओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूने का ही करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब विनिमय सोडियम की मात्रा, विनिमय सोडियम का मतलब जो एक्सचेंजेबल है, कहने का मतलब विस्थापित हो सकता है, की मात्रा कुल विनिमय धनायन की कितनी हो, 10 से 15% से अधिक होती है तो मृदा कैसी होती है, क्षारीय। तथा ऐसी मृदाओं का पीएच मान 8 से क्या होगा, अधिक होता है। जब विनिमय सोडियम का अनुपात इस सीमा से अधिक हो जाता है, इस सीमा से क्या हो जाता है, अधिक, या कोलाइड संकीर्ण को संतृप्त करता है। कोलाइड संकीर्ण को संतृप्त का मतलब उस पर अधिशोषित होता है, तो कले सोडियम कले में परिवर्तित हो जाएगा। सोडियम अधिशोषित हो गया तो वो कले किस में परिवर्तित हो जाएगा, सोडियम। यह मृदा अधिक क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय। और इसका पीएच मान 9 से 12 तक हो सकता है। और पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है, 0 से 14, ठीक है। इनका कितना हो जाएगा, ये मृदाएं उपजाऊ नहीं होती, ये मृदा क्या नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी। फिर है सामान्य उपजाऊ मृदा में कुल विनिमय भस्मों, कुल विनिमय भस्म जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो की मात्रा सीईसी, सीईसी का मतलब केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का लगभग 80 से 90% तक होता है, तथा विनिमय हाइड्रोजन 20% से क्या होगा, कम। इन मृदाओं में कैल्शियम मुख्य भस्म होता है। इनमें क्या होता है, कैल्शियम मुख्य भस्म, जिसकी मात्रा कुल विनिमय धनायनों की कितनी, 60 से 80% तक होती है। विनिमय कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर कौन से कले बनेंगे बेटा, कैल्शियम कले, जिनकी अभिक्रिया कैसी होगी, उदासीन। और तथा इसका पीएच मान कितना होगा बेटा, 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5। फिर आता है मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्तता। अब थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। प्रतिशत बेस संतृप्तता क्या होगी, कुल धनायन विनिमय क्षमता है उसका कितना प्रतिशत भाग क्षारों ने अधिशोषित कर रखा है, उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सीईसी। क्या कहेंगे, सीईसी, सॉरी, प्रतिशत बेस संतृप्तता। क्या बोलेंगे, प्रतिशत बेस संतृप्तता, सीईसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिशत बेस संतृप्तता, ठीक है ना।
क्लियर। देखो बेस संतृप्त कुल विनिमय वस्मों जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिन्हें अधिशोषित कुल धनायनों या धनायन विनिमय क्षमता की प्रतिशतता के रूप में क्या किया जाता है, किया जाता है, को प्रदर्शित करती है। यह प्रतिशत बेस संतृप्त धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता है जो कोलाइड संकीर्ण पर विनिमय वस्मों से संतृप्त होती है। कि कोलाइड विनिमय पे कितने बेस है वो संतृप्त है या क्षार कितने संतृप्त है, उसको क्या करती है, ये प्रदर्शित करती है। उसको क्या करेगी, प्रदर्शित। ठीक है। फिर बात करते हैं प्रतिशत बेस संतृप्तता का सूत्र। ये सूत्र बहुत पूछे हैं बेटा आपसे, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन आया 2020 का, 20 के पेपर में आया, 2020 में आया आपके क्वेश्चन, वो भी सप्लीमेंट्री के पेपर में, ठीक है ना। देखो प्रतिशत बेस संतृप्त का सूत्र क्या होता है, कुल विनिमयशील भस्म। ठीक है, मैं ये बात करूं कोलाइड है, इस कोलाइड में मैंने कह दिया कुल विनिमयशील भस्मों की मात्रा, तो मैंने देख लिया कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, सॉरी कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और कौन सा हो गया, पोटेशियम हो गया। कौन सा हो गया, पोटेशियम। ठीक है, क्लियर। फिर केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसकी केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी में मान लेता हूँ कितनी, ये मान लो मैंने मान ली 10। कितनी मान ली, 10। एग्जाम्पल के लिए कितनी मानी, 10। ठीक है, फिर इंटू 100। ठीक है, अब देखो कितने विनिमयशील एक्सचेंजेबल भस्म कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3। केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है, 10 इंटू 100, क्या है, 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बच गया, 10। कितनी परसेंट हो गई, 30% क्या अधिशोषित है यहाँ, बेस। क्या है, बेस। यही हमें क्या बताता है, प्रतिशत बेस संतृप्त। अब समझ में आ गई बात। ठीक है, देखो कुल विनिमय भस्म, जिसको हम किससे लिखते हैं, शॉर्ट में एस से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, S/T गुणा 100 सेंटीमोल पर केजी में होगा। धनायन विनिमय क्षमता, जिसको टी से लिखते हैं, किस में होगा, सेंटीमोल पर केजी। ठीक है, गुणा किससे कर देंगे, 100 से। प्रतिशत निकालना है तो किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसी प्रकार अपने पास सूत्र बन के आ गया शॉर्ट में, क्या, V बराबर, क्या बराबर, V बराबर S/T इंटू 100। क्लियर यहाँ तक। फिर है CEC तथा कुल विनिमय वस्तुओं में अंतर असंतृप्त की सीमा या मर्दा में उपस्थित विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखो T को अगर माइनस करता हूं मैं किससे, S से, किससे माइनस करता हूं, S से। T क्या हो गई, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, और S क्या हुआ था, विनिमयशील बस, क्या थे, बस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब टोटल केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी थी, 10। माइनस में किसको कर दूं, कितने थे, 3 थे अपने पास, तो 3 से, तो इसका मतलब 9 क्या है बेटा, अम्लीय, सॉरी 3 माइनस करूंगा तो कितने आएंगे, 7। 7 मेरे यहाँ, 7 मेरे पास यहाँ क्या है, अम्लीय सब क्या है, तत्व है, क्या है, अम्लीय या अम्लीय असंतृप्त मृदा है। कैसी है, असंतृप्त का मतलब, संतृप्त, असंतृप्त का मतलब क्या है, भस्म असंतृप्त का मतलब क्या है कि क्षारों से क्या नहीं हुई है, अधिशोषित नहीं हुआ कोलाइड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7 यहाँ मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। अम्लता को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, हाइड्रोजन से। तो 7 मेरे पास यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट देखो उदाहरण। यदि किसी मृदा की, यदि किसी मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्त कितना है, 80% है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसकी CEC का 4/5 भाग भस्मों से तथा 1/5 भाग हाइड्रोजन तथा कैल्शियम आयन से क्या है, संतृप्त है। ठीक है, फिर प्रतिशत भस्म संतृप्त का मृदा पीएच से गहरा संबंध है। इस प्रतिशतता के अधिक होने से मृदा पीएच क्या होगी, अधिक होगी, क्या होगी, अधिक। क्योंकि बेटा हम बात किसकी कर रहे हैं, भस्म की। भस्म क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब क्षारों की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी, पीएच क्या होगी, बढ़ेगी। फिर है उष्ण प्रदेशों की मृदा। उष्ण प्रदेशों की मृदा में कोलाइडी संकीर्ण पर बाष्मिक धनायन अधिक
अधिक वर्षा के कारण नीचे की ओर चला जाता है। सीधी सी भाषा में तो कहें तो उष्ण प्रदेशों में जो क्षार है उनकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी, जिससे कोलाइडी संकीर्ण पे हाइड्रोजन आयन अधिशोषित हो जाते हैं और मृदा का पीएच क्या होगा, कम। और मृदा का पीएच जब कम होता है तो मृदा कैसी होती है, उपजाऊ होती है, अम्लीय होती है। कैसी होगी, अम्लीय। और हमेशा याद रखना, अम्लीय मृदा क्षारीय मृदाओं से हमेशा कम उपजाऊ होती है, ठीक है ना। अम्लीय मृदा क्षारीय मृदाओं से कम उपजाऊ होती है। पीएच कम होगा तो मृदा कैसी होगी, अम्लीय, ठीक है ना। फिर कभी भूल के मत बोलना ये, ठीक है ना। पीएच कम होगी तो अम्लीय, और अम्लीय मृदा है तो उसकी उपजाऊपन भी बेटा कम होगा, किसकी अपेक्षा, क्षारीय मृदा, ठीक है ना। फिर शुष्क प्रदेशों की मृदाओं में कोलाइडी संकीर्ण बाष्मिक आयन से संतृप्त होता है। क्यों, वर्षा कम होती है यहाँ तो लीचिंग कम होगी, इस कारण पीएच क्या होगा, अधिक, ठीक है। और ये जो मृदा है ना, ये इनसे क्या होंगी, अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। एग्रीकल्चर में भी दे रखा है आपके 12th की बुक में स्पष्ट दे रखा है एग्रीकल्चर में, और शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा था आपने, ठीक है ना। फिर है बसम संतृप्त मृदा। क्या है, बसम संतृप्त मृदा, वे मृदा जिनके कोलाइडी संकीर्ण विनम्य कैल्शियम आयन से परिपूर्ण होते हैं बसम संतृप्त मृदा कहलाती है। क्या कहलाएंगी, बसम संतृप्त मृदा, ठीक है। देखो, वे मृदा जिनके कोलाइड संकीर्ण, कोलाइड है वो किस आयन से परिपूर्ण रहते हैं, कैल्शियम से, तो उसको हम क्या कहेंगे, बसम बसम संतृप्त मृदा कहते हैं। ये मृदा कृषि के लिए क्या होती है बेटा, उपयुक्त होती है। कृषि के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, अच्छी होती है। फिर बसम असंतृप्त मृदा कौन सी होंगी, जब मृदा में विलम्य कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, बसम असंतृप्त मृदा। क्या कहेंगे, बसम असंतृप्त मृदा कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम से परिपूर्ण है तो बसम संतृप्त है, और कैल्शियम की मात्रा कम है तो बसम असंतृप्त मृदा, ठीक है। बेस अनसेचुरेटेड सॉइल। फिर है आयन विनिमय का महत्व क्या है, ठीक है। पहला है पौधों को पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि की प्राप्यता एवं अप्राप्यता क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम अधिशोषित है, ठीक है। इसमें अगर आयन विनिमय नहीं होगा तो ये मृदा विलयन में नहीं जाएगा तो पौधों को क्या होगा, कम प्राप्त होगा, क्या होगा, कम प्राप्त। क्लियर यहाँ तक। दूसरी अगर बात करें नेक्स्ट, तो यह है कोलाइड क्ले पर उपयुक्त प्रकार के धनायन प्रदान करके मृदा संरचना को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तथा स्थायी संरचना के लिए भी क्या होगा, उत्तर। फिर ये मृदा निर्माण के प्रक्रमों जैसे कले खनिजों का विकास तथा क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय मृदा निर्माण को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। जैसे कोलाइड पे कोई अधिशोषित है, अमोनियम अधिशोषित है, इसका लीचिंग ही नहीं होगी तो मृदा निर्माण क्या होगा, प्रभावित होगा ना, ठीक है। फिर ये अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं के सुधार में क्या करता है, महत्वपूर्ण कार्य। किसी कोलाइड पे ये मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो वो मृदा कैसी हो गई, अम्लीय। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा ही नहीं तो उनमें सुधार होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यह है उर्वरक के प्रभाव तथा उर्वरक प्रयोग को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित। ये था आपका कौन सा चैप्टर, आयन, कौन सा था, आयन, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मृदा अभिक्रिया, ठीक है, मृदा अभिक्रिया।